हेलो एवरीवन, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। आज जो कि हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है और पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे लोकसभा के बारे में, यानी कि हमने है जो कि लोकसभा राज्यसभा दोनों को है वो पढ़ लिया है। और मैंने आपको है एक क्वेश्चन भी दिया था जो कि टेलीग्राम पे दिया था। जिस किसी ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो फटाफट से ज्वाइन कर ले, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है या कमेंट बॉक्स में पिन भी किए हुए। वहाँ पे हम जो कि आंसर राइटिंग है वो करते हैं, चाहे वो PYQ क्वेश्चन भी हम टेलीग्राम पे ही करते हैं, चाहे वो प्री वाले हो चाहे वो मेंस वाले हो। प्री वाले तो हम क्लास में ही देख लेते हैं, लेकिन हमें जो कि वहाँ पे भी कर लेते हैं और वहाँ पे हम आंसर राइटिंग भी करते हैं। तो आई होप मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो आपने कर लिया होगा, और मैंने जो कल पढ़ाया था लोकसभा के बारे में आई होप आपको वो भी याद हो गया होगा। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक है वो देखेंगे। हमने आर्टिकल है जो कि आर्टिकल जो 80 में देखा था राज्यसभा के बारे में, आर्टिकल 81 के बारे में देखा था लोकसभा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 में है वो क्या बताया गया, चलो देखते हैं। आर्टिकल 82 आर्टिकल 82 इसमें हम देखेंगे परिसीमन आयोग को। परिसीमन आयोग ये क्या होता है इसको देखेंगे। परिसीमन आयोग हमें कौन से वाले अनुच्छेद में मिलता है, कौन से वाले आर्टिकल में, आर्टिकल 82 में। अब देखेंगे परिसीमन आयोग को कि परिसीमन आयोग है वो होता क्या। जैसे कि हमने देखा था कि हमारी लोकसभा हमने देखी थी, तो लोकसभा में वही जो जितने 545 सदस्य होते हैं, अधिकतम है जो कि 550 550 होते हैं। इतने ही हमारे जो कि राजस्थान की विधानसभा में है 200 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों की संख्या को कौन निर्धारित करता है, तो वो अगर कोई करता है तो वो परिसीमन आयोग करता है कि भाई हमारी जो कि लोकसभा की विधानसभा की जितने सदस्यों की संख्या है वो निर्धारित करने का काम इनका है। क्या ये सिर्फ है जो कि स्टेट में होती है क्या, या जो कि कहते हैं केंद्र सरकार के पास होती है, राज्य सरकार के पास होती है, ये दोनों के पास होती है। संसद के पास भी होती है और हमारी जो कि राज्य के पास भी ये सब होती है। विधान परिसीमन आयोग का होता है, लेकिन हम 82वें आर्टिकल में क्या पढ़ेंगे, सिर्फ संसद वाली परिसीमन है वो ही पढ़ेंगे। इनकी बात करते हैं कि भाई परिसीमन आयोग को है जो कि इनका गठन कौन करता है। परिसीमन आयोग का गठन तो कौन करती है, संसद ही करती है। और संसद में भी कौन, प्रेसिडेंट साहब है, हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जी तो नाम मात्र के हैं, वास्तविक तो कौन है, प्रधानमंत्री हैं। अब बात करते हैं कि भाई इनका गठन तो राष्ट्रपति के द्वारा है किया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि भाई इनके मेंबर वगैरह की बात करते हैं, उनका कार्य है क्या, इनका एक ही कार्य होता है क्या, इनका एक ही कार्य होता है क्या कि इनके है जो कि विधानसभा और वह लोकसभा के सदस्यों का निर्धारण, एक तो इनका काम ये होता है। दूसरी बात कि एक अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों का निर्धारण भी कौन करते हैं, ये करते हैं। तो अब इनके कार्य देखते हैं। एक तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का निर्धारण करते हैं, दूसरी वाली कि SC व ST के जितने भी सदस्य हैं उनका भी निर्धारण है ये करते हैं। जितने भी मेंबर होते हैं उनका निर्धारण यही करते हैं। दूसरा कि भाई हमारे लोकसभा और जो कि विधानसभा है इनका है जो कि निर्वाचन क्षेत्र कितना होता है, कि भाई हम कह सकते हैं कि विधानसभा और जो कि लोकसभा है इनका है जो कि जनसंख्या के आधार पर इनका चुनाव है वो किया जाता है। जैसे कि मान लो एक क्षेत्र, मान लो यहाँ पे MLA है वो, या जो कि लोकसभा के सदस्य मान लो, या MLA मान लो, ये कहीं से भी आ सकते हैं। कोई भी मान लो सदन का सदस्य है वो किसी भी क्षेत्र में, मान लो हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई एक राज्य से एक ही आएगा, नहीं, वो एक राज्य से 2 भी आ सकते हैं, 2 राज्यों को मिलाकर भी एक आ सकता है, या हम कह सकते हैं एक राज्य से 4-5 भी आ सकते हैं। जैसे कि हम पीछे है वो देख के आए थे कि भाई लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो सर्वाधिक कहाँ से आते हैं, राजस्थान से कितने आते हैं, वो सब आपके है जो कि माइंड में चल रहे होंगे। चलो लोकसभा की छोड़ो, हम बात करते हैं विधानसभा की। विधानसभा से हैं हम कह सकते हैं कि भाई एक क्षेत्र से हैं वो 2 सदस्य भी आ सकते हैं, एक क्षेत्र से 3 भी आ सकते हैं, 2 क्षेत्र को मिला के 1 भी आ सकते हैं। तो भाई इन क्षेत्रों का, इन जो कि विधानसभा के सदस्यों का हम कह सकते हैं कि निर्वाचित क्षेत्र निर्धारित करने का काम किसका है, परिसीमन आयोग का है। तो निर्वाचित क्षेत्र निर्धारित करना,
क्षेत्र निर्धारित करना, ये तीनों के तीनों काम किसके हैं? परिसीमन आयोग के। तीन ही है, ज्यादा नहीं। एक बार फिर से देख लो कि लोकसभा, हम कह सकते हैं कि विधानसभा, और जो कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने का काम। दूसरा क्या है कि भाई SC ST के जो मेंबर हैं, भाई SC और ST से हम कितने जो कि सीटें लें, वो भी निर्धारित परिसीमन आयोग ही करता है। निर्वाचित क्षेत्र निर्धारित करने का काम है, वो भी परिसीमन आयोग का है। इनका गठन कौन करता है? संसद करते हैं। संसद में भी राष्ट्रपति जी है, प्रेसिडेंट साहब है, वो करते हैं। फिर और बात देखते हैं, क्या इनका जो कि निर्धारण राष्ट्रपति जी ने कर दिया, क्या इन्होंने है जो अपना न्याय सुनाया, परिसीमन आयोग ने अपना न्याय सुनाया, क्या ये न्यायालय में है जो कि चैलेंज योग्य है? क्या नहीं, न्यायालय में इसको नहीं लेके जा सकते। न्यायालय में इसको है जो कि नहीं लेके जा सकते। न्यायालय में क्या नहीं है? ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं। तो चलो इनकी बातों को लिखते हैं। सबसे पहले कारण, इनके कार्य हैं वो लिखते हैं। फिर हम देखेंगे भाई इनकी संरचना वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह वो कैसे होते हैं। अब तक है कितनी बार परिसीमन आयोग का है गठन कर चुके हैं, तो पहले इनके कार्य लिख लेते हैं। चलो पहले इनके कार्य की बात कर लेते हैं। कार्य की बात करते हैं। कार्य मैंने आपको अभी बताए कौन कौन से कार्य। एक तो विधानसभा व लोकसभा के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करना, सदस्यों की संख्या निर्धारित करना। दूसरा, ये पहला लिख लो। दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या कौन सा है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति व जनजाति की सीटों को निर्धारित करना, जनजाति की सीटों को निर्धारित करना। दूसरा कारण ये हो गया। और तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है कि भाई जो कि हमारे, हम कह सकते हैं सीधा ही लिख लेते हैं, विधानसभा व लोकसभा का निर्वाचित क्षेत्र निर्धारित करना या निर्वाचित सीमा निर्धारित करना, सीमा या क्षेत्र निर्धारित करना। निर्धारित करना। लो ये तीन काम है इसके प्रमुख उतार लो। फिर से देख लो, विधानसभा लोकसभा की है सीटें और क्षेत्र निर्धारित करना, अनुसूचित जाति जनजाति का है क्षेत्र निर्धारित करना। तीन ही इसके क्या है? प्रमुख काम है। अब आगे देखते हैं हम इनकी। आगे और देखते हैं इनकी। अब वो वाली बातें लिखते हैं कि भाई परिसीमन आयोग का गठन है वो है जो कि संसद के द्वारा है वो किया जाता है, और ये न्यायालय में वाद योग्य भी नहीं है। फिर बात करते हैं इसकी संरचना की बात और कर लेते हैं। वो सब कुछ है साथ में लिख लें, इसका फटाफट है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बस हो गया। चलो आगे देखते हैं, देखते रहना साथ साथ में। सही से चल रहा है क्या? चलो आगे देखते हैं। कार्य हो गए। फिर पहले इसकी बेसिक जानकारी लिखें या संरचना भी लिख ले? चलो पहले बेसिक जानकारी लिखें। मैंने अभी बताया कि ये है जो कि अलग अलग परिसीमन आयोग है, अलग अलग राज्य में भी होते हैं, केंद्र सरकार के भी पास होते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम और सिर्फ संसद वाला परिसीमन आयोग पढ़ रहे हैं। परिसीमन आयोग है संसद वाला परिसीमन आयोग कौन से में? आर्टिकल में, आर्टिकल 82 में। और राज्य वाला हम जो कि स्टेट पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे भाई परिसीमन आयोग है वो आर्टिकल 170 में आता है, उसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन नोट लगा के इसको लिख लेंगे। इसका गठन है, परिसीमन आयोग का गठन
राष्ट्रपति द्वारा, या हम कह सकते हैं संसद, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, किया जाता है। नोट लगा के चाहो तो लिख लो कि राज्य परिसीमन आयोग आर्टिकल 170 में आता है, आर्टिकल 170 में आता है। और हम बात करते हैं और कौन कौन सी, कि भाई क्या है, ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये चैलेंज योग्य नहीं है। जो परिसीमन आयोग ने निर्णय दे दिए तो वो फाइनल है, न्यायालय में इसको लेके नहीं जा सकते। तो क्या है, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। अब करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात, और वो आप चाहो वो कार्य तो हमने लिख लिए, 3 प्रमुख बातें और लिख लो, बस यही है। फिर हम बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। संरचना की बात करते हैं, ये 3 फटाफट से उतार लो। गठन है जो कि संसद में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और राज्य परिसीमन आयोग आर्टिकल 170 में, और न्यायालय में क्या नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है। फिर हम बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में, कि भाई इनका है जो कि हम कह सकते हैं कि इनके अध्यक्ष वगैरह वो कौन होते हैं, सदस्य वगैरह है वो कौन कौन, जो कि कहाँ से वो लिए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके अध्यक्ष की, कि भाई इनका अध्यक्ष है वो कौन होता है, ये आपने लिख लिया होगा। अध्यक्ष की बात करें तो इनका अध्यक्ष है वो क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है वो होना चाहिए, सेवानिवृत्त है न्यायाधीश है वो होना चाहिए। सीधी सीधी बात रखो कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए, न्यायाधीश होना चाहिए, ये तो होगा इनका अध्यक्ष। इनके सदस्य वगैरह, इनके सदस्य हैं जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन है वो इनके सदस्य होंगे। मतलब कि भाई राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग के मेंबर हैं, अध्यक्ष है वो इनके सदस्य रह सकते हैं, और निर्वाचन आयोग के जितने भी सदस्य हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। तो संरचना में 3 ही बातें, ज्यादा नहीं। एक तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, रिटायर्ड जज है, और चीफ इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष इनके हैं, जो कि अध्यक्ष है वो रह सकते हैं, सदस्य भी रह सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन वह सदस्य, निर्वाचन आयोग के और भी सदस्य हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। बस संरचना में इतनी बातें, ज्यादा बातें नहीं है। तो संरचना को लिखेंगे, उससे पहले एक बात और बता दूं कि भाई अब तक है वो ये हमारा परिसीमन आयोग है कितनी बार लागू हो चुका है, अब तक है 4 बार ही हुआ है। कब कब, एक है 1952 में, एक है 1962 में, एक है 1973 में, और एक है 2002 में। बस 4 बार हुआ है, 4 बार है। इसके लिए एक्ट है वो बनाया गया और 4 बार इसको लागू किया है। लास्ट बार कब हुआ है, 2002 में। 2002 के बाद में है वो नहीं हुआ है। तो इसको है हम बाद में लिखेंगे, उससे पहले ये संरचना लिख लेते हैं, और ये छोटी सी बातें वो लिख लेते हैं। इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे कि भाई अब तक है वो क्यों नहीं बना, इसकी भी बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कि भाई हमारे उत्तरी राज्य हैं और दक्षिणी राज्य में परिसीमन को लेके विवाद भी चलते हैं। तो ये सारी बातें देखेंगे, उससे पहले ये थोड़ी सी संरचना है वो लिख लो। इसकी बात करते हैं। देखो संरचना में कौन कौन हो सकते हैं, ये सारा का सारा है ना, वो आर्टिकल 82 में अलग अलग नहीं है। सारा संरचना का, कार्य का, सब कुछ है एक ही आर्टिकल में आ जाते हैं। संरचना की बात करें तो सबसे पहले है वो कौन होगा, 1 नंबर पे लिखे तो सुप्रीम कोर्ट का या सर्वोच्च न्यायालय का या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। दूसरे पे लिखे तो कौन होगा, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष,
सीधा ही लिख लेते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, खैर लिख लो। तीसरे नंबर पे निर्वाचन आयोग के सदस्य, निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्य लिख लो, अन्य सदस्य। संरचना में तीन छोटी छोटी बातें, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्य, बस। अब तक है इनका कितनी बार प्रयोग है वो कर चुके हम 4 बार। परिसीमन आयोग का गठन है, अब तक हम 4 बार कर चुके हैं। कब 1952 में, 1962 में, 1973 में और 2002 में। ये और लिख लो कि भाई अब तक है हम परिसीमन आयोग का गठन है 4 बार कर चुके हैं। लास्ट बार 2002 में ही किया था। अब देखते हैं इनके बारे में और ज़्यादा चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाई हमने देखा था कि भाई हमारी लोकसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ लोकसभा विधानसभा की सीटें, क्या इनमें बढ़ोतरी की जा सकती है क्या? ऑफ कोर्स ये की जा सकती है, क्योंकि ये तो हमारी जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ती है, तो इसमें क्यों नहीं किया जा सकता? हमारी तो नई वाली संसद में ही जो कि लोकसभा की 888 सीटें बनी, इसका मतलब कहीं ना कहीं है वो लोकसभा की सीटें क्या होगी, बढ़ेगी। तो वो वाली बात है, वो करते हैं। जनसंख्या के आधार पर लोकसभा विधानसभा की सीटें, विधानसभा छोड़ो लोकसभा की सीटें बढ़ेगी, तो इनकी बात करते हैं। देखो ये हो गया, इनकी बात करते हैं। देखो कि हमने देखा था कि हमारी सबसे ज्यादा है जो यूपी की सर्वाधिक है जो कि लोकसभा की सीटें सर्वाधिक है। हमारी लोकसभा की सीटें कितनी है? ठीक है, पानी भी दे दो। सर्वाधिक हमारी है जो कि यूपी की सर्वाधिक लोक सीटें हैं, जो कि सर्वाधिक सदस्य सीटें हैं वो यूपी से। कितनी है? 84। क्यों? क्योंकि यूपी की जनसंख्या भी सर्वाधिक है। हम देखें, मेन बात मैं आपको बताना ही चाहती हूँ कि भाई हमारी जो कि जनसंख्या है उसके आधार पर लोकसभा की सीटें बढ़ती है, और हमारे उत्तरी राज्य हैं उनकी तो लोकसभा की सीटें बहुत ज़्यादा है, और हमारे दक्षिण वाले देखिए केरल है, तमिलनाडु है, उनकी भी जनसंख्या ठीक जो कि बहुत कम है, इसके लिए वहाँ पे है जो कि वहाँ के प्रतिनिधि हैं वो कम आते हैं संसद में। जैसे कि हम बात करें परिसीमन आयोग, अगर हम कह सकते हैं चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद में है परिसीमन आयोग है, उनका गठन किया जाता है। तो अगर मान लो कि हमें परिसीमन आयोग का गठन करें और जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि लें, तो हम कह सकते हैं कि भाई प्रत्येक वर्ष में यहाँ तो 84 हैं, 84 में अब की जो कि 116 तक आ सकती, 84 से 116। और हम जो कि दक्षिण वाले देखें, उत्तर वाले में तो यूपी है, बिहार है, यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ से प्रतिनिधि भी क्या आएंगे, ज़्यादा आएंगे। और नीचे वाले केरल वाले अगर वहाँ पे देखें तो वहाँ पे है जो कि प्रतिनिधि बहुत कम आते हैं, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या भी इतनी कम है। फिर हम देखें कि भाई ये तो जनसंख्या के आधार पर बढ़ता रहता है, अरे बढ़ तो जाता है, लेकिन यूपी की बात करें 84 से 116 बढ़ तो गया, ठीक है। लेकिन हम दक्षिण वाले की बात करें तो दक्षिण वाले में मुश्किल से है वो 4-5 बढ़ते हैं, मुश्किल से या तो 4-5 बढ़ते हैं या वो भी नहीं बढ़ते। इसका मतलब है कहीं ना कहीं दक्षिण वाले राज्य हैं उनमें असंतोष व्याप्त है कि भाई उनका जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि ले रहे हैं, वहां की तो इतनी जनसंख्या नहीं है, इसका मतलब है वहां के प्रतिनिधि हैं कुछ सीमित हो गए। लेकिन यूपी वाले, बिहार वाले, उत्तर वाले राज्य प्रमुख रूप से वो एकदम संसद में हैं, राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो इन्होंने कहा नहीं भाई, ये हैं जो कि परिसीमन आयोग का गठन हम 2002 में करेंगे। इसके बाद इन्होंने एक संविधान संशोधन किया, तो उसकी बात करेंगे। देखो अब है जनसंख्या के आधार पर नहीं बढ़ाएंगे हम, तो एक फिक्स है जनसंख्या रखेंगे, उसके आधार पर कहेंगे कि भाई इनके आधार पर प्रतिनिधि है वो लिया जाएगा। और वो जनसंख्या है 2002 वाली कि भाई हमें 2002 तक है, 2002 वाली जनसंख्या है, उसी के आधार पर जनसंख्या की गणना की, उसी के आधार पर हम क्या लेंगे, प्रतिनिधि लेंगे। प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना करें, और इसके बाद है जो कि निर्वाचन आयोग के बाद में परिसीमन आयोग का गठन करें। और जो कि उत्तरी राज्य वाले ये तो अपने हैं जो कि सीटों में बढ़ाकर 84 से 116 तक ले जा सकते, लेकिन हमारे दक्षिण वाले में तो ऐसा होता ही नहीं, हमारे प्रतिनिधि तो एकदम सीमित रूप से रह गए।
तो इसका मतलब है प्रत्येक नई वाली जनगणना नहीं लेंगे हम, तो है पुरानी वाली 2002 वाली से ही काम चला लेंगे। ये बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 84वां संविधान संशोधन, उनकी बात करते हैं। देखो इसमें क्या बात बताई गई है। 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। इसमें कहा कि हम क्या नहीं करेंगे, अब परिसीमन आयोग का है जो कि निर्वाचन है, प्रतिनिधि के आधार पर जनसंख्या कौन सी लेंगे, जनसंख्या 2002 वाली लेंगे, जनसंख्या है 2002 वाली लेंगे, नई वाली जनसंख्या है वो नहीं लेंगे। कब तक ये 2002 तक रहेगी, हमें जो कि अब हम इसका मतलब है नई वाली जनसंख्या लेंगे, प्रतिनिधि ज्यादा आएंगे, इसका मतलब हमें क्या करनी पड़ेगी कि भाई जनसंख्या बढ़ रही है, प्रतिनिधि ज्यादा आएंगे, इसका मतलब लोकसभा की सीटों में क्या करनी पड़ेगी, बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। नई वाली संसद में है 888 सीटें बनी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोकसभा की सीटों में क्या होगी, वृद्धि होगी, हमारी जनसंख्या ही ऐसी बढ़ रही है। तो हम एक काम करते हैं, हम हैं 84वें संविधान संशोधन 2002 में बात कही गई कि हमें 2026 तक है क्या नहीं करेंगे, सिर्फ 2002 वाली जनसंख्या ही लेंगे। 2026 तक है हम लोकसभा की सीटों में क्या नहीं करेंगे, बढ़ोतरी नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। तो वही दक्षिण वालों का फिर जी में जी है कि हाँ अब ठीक है सा। तो बात करते हैं हम 2026 तक है कि लोकसभा की सीटों में क्या नहीं करेंगे, वृद्धि नहीं करेंगे, 2026 तक हमारी निश्चित रहेगी, ठीक है। और बात करते हैं लास्ट बार कब बना, 2002 में बना। परिसीमन आयोग है, लास्ट बार इसका गठन है वो कब किया गया, 2002 में है परिसीमन आयोग का गठन किया गया, परिसीमन आयोग का गठन किया गया 2002 के बाद में है वो नेमा। उस समय इसके हम कह सकते हैं कि भाई जो अध्यक्ष वगैरह है वो कौन थे, उनकी बात करें, इस समय इनके अध्यक्ष थे जिसका नाम था कुलपति सिंह, कुलदीप सिंह, कुलदीप सिंह। 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। ये कौन से वाला परिसीमन आयोग था, ऑफ कोर्स चौथे वाला परिसीमन आयोग था। ये कौन सा था, चौथा परिसीमन आयोग। ये थोड़ी सी बात है ध्यान में, ये याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे देखो याद तो करना ही पड़ेगा। 2002 में है परिसीमन आयोग, अध्यक्ष कौन थे, कुलपति सिंह थे, चौथी है परिसीमन आयोग था। 84वें संविधान संशोधन में क्या बात कही गई कि भाई हम हैं 2002 वाली जनसंख्या के आधार पर क्या करेंगे, चुनाव है वो कराएंगे। फिर तो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि नहीं बढ़ेंगे, कब तक यही रखेंगे, 2026 तक निश्चित रखेंगे। 2026 के बाद है हम लोकसभा की सीटें हैं वो बढ़ा सकते हैं। यही बात है, सीधी सीधी बात है वो कही गई थी। बस ये याद रह जाएगी, सीधी सीधी बात है। इसको आपकी इच्छा है तो लिख ले। चलो लिखते हैं 84वां संविधान संशोधन 2001, सॉरी ये 2001 है, 2 नहीं है। अब इसको लिखे, चलो देखते हैं। तो इसकी बात करते हैं। इसमें क्या कहा कि भाई हम 2026 तक, इस संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया कि 2026 तक जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटों में वृद्धि नहीं की जाएगी, लोकसभा की सीटों में वृद्धि नहीं की जाएगी। दो 2026 तक क्या करेंगे, 2026 तक लोकसभा की सीटें निश्चित ही रखेंगे। बस और क्या बात कहेगी, एक भाई हमारा जो कि चौथा परिसीमन आयोग है, चौथा परिसीमन आयोग, इसका गठन कब हुआ, 2002 में हुआ। उस समय इसके अध्यक्ष है वो कौन बने थे, जिसका नाम था कुलदीप सिंह, कुलदीप सिंह। ठीक है, अच्छी बात है। ये हो गया हमारा
फिर ये थोड़ा सा है वो ध्यान में रख लेना। बस परिसीमन आयोग है हमारे यहीं पर है, होता है समाप्त। आई होप आपको परिसीमन आयोग है वो अच्छे से आने लग गया होगा। कौन से वाले आर्टिकल में? आर्टिकल 82 में। हमने देखा परिसीमन आयोग का है जो गठन है वो संसद के द्वारा, प्रेसिडेंट साहब के द्वारा है वो किया जाता है। न्यायालय में है क्या? नहीं है, वाद योग्य नहीं है। राज्य का परिसीमन अलग होता है, केंद्र का परिसीमन अलग होता है। केंद्र का परिसीमन का गठन है संसद के द्वारा किया जाता है, और राज्य के है वो हम देखेंगे आर्टिकल 170 में जब स्टेट पॉलिटी पढ़ेंगे उनका जिक्र है, हम ज्यादा नहीं करेंगे। फिर बात करते हैं इनके कार्य। कार्य क्या होता है कि भाई लोकसभा और विधानसभा की सीटों का है क्या करना, इनके सीटों का संख्या का निर्धारण करना, निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करना, और अनुसूचित जाति व जनजाति की सीटों का क्या करना, निर्धारण करना। और ये हमने कुछ संरचना देखी। संरचना कौन कौन सी है कि भाई कौन होने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब है वो होनी चाहिए, चीफ इलेक्शन कमीशन होनी चाहिए, व अन्य उनके मेंबर है वो होनी चाहिए। फिर हम देख रहे थे कि भाई 84वीं संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि 2026 तक है हमें जो कि लोकसभा की सीटों में वृद्धि नहीं करेंगे, हम जनसंख्या है 2002 वाली ही रखेंगे। चौथा परिसीमन आयोग है जो कि 2002 में इनके अध्यक्ष है वो कुलदीप सिंह थे। बस यही हमारी आर्टिकल 82 में था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 83 की। आर्टिकल 83 की बात करते हैं। हम हैं जो कि पिछले क्लास में देख रहे थे कि भाई लोकसभा और राज्यसभा की बात हमने की थी। लोकसभा राज्यसभा के मेंबर की बात लगभग है जो कि हमने कर ली थी कि भाई इनका कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का स्थायी कार्यकाल होता है। इनका है कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन ये स्थायी सदन होता है। तो उसी की बात करेंगे हम, करेंगे सदन के सदस्यों का कार्यकाल। 83 वाले आर्टिकल में बताएंगे, इसमें बताएंगे सदन का कार्यकाल। ये आप सबको पता है, क्या पता है सबको कि ये कि लोकसभा का जो कि कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, और राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी कार्यकाल होता है उनका। लेकिन सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव तो होता है राज्यसभा में, लेकिन जो कि राज्यसभा के सदस्यों का प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव होता है, लेकिन 2/3 सदस्य वो जाते हैं, नए वाले आ जाते हैं और पुराने वाले चले जाते हैं। ये बात है जो कि हमने कर ली आज। और देखेंगे, देखो सदन का कार्यकाल है वो कैसा होता है, क्या है जो कि हमारे राज्यसभा तो देखो स्थायी है, राज्यसभा तो देखो स्थायी है, लेकिन लोकसभा की बात करें तो ये प्रत्येक 5 वर्ष में एक साथ जाती है, नई वाली आ जाती है। अगर इनको बात करते हैं कि अगर इनकी हमें कार्यकाल बढ़ाना पड़े तो क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारी इमरजेंसी लग जाए ना, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाए तो इनकी संख्या हम बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के समय है इनका कार्यकाल हम बढ़ा सकते हैं, आपातकाल के समय कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। क्या हम कितना भी वर्ष बढ़ा सकते हैं? क्या कार्यकाल 1 साल बढ़ा और हमने है जो कि 5-6 वर्ष का है बढ़ा दिया कार्यकाल, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय अगर हमें जो कि इन सदन का कार्यकाल बढ़ाना है तो हम अधिकतम 1 वर्ष से बढ़ा सकते हैं। अधिकतम कितने वर्ष बढ़ा सकते हैं? 1 वर्ष। 1 वर्ष। अगर मान लो सपोज दैट राष्ट्रीय आपातकाल लगा, प्रेसिडेंट साहब ने 1 वर्ष का कार्यकाल वो भी बढ़ा दिया सदन का, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय आपातकाल नहीं हटा, तो क्या करें? तो वो वाली प्रोसेस है वो फिर से दोहराओ। राष्ट्रपति जी को फिर से 1 वर्ष का कार्यकाल है वो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आप 2 वर्ष का एक साथ नहीं बढ़ा सकते। अधिकतम है 1 वर्ष का ही बढ़ा सकते। अगर आप 2 वर्ष का चाहिए तो फिर से प्रोसेस दोहराओ। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय है वो बढ़ा लेंगे। फिर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के हटने के कितने समय तक हम जो कि इनका कार्यकाल वो बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के हटने के लगभग 6 माह तक इनका कार्यकाल रहेगा। अगर मान लो आज हमारा सपोज दैट कि आज हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है वो लागू है, इमरजेंसी है वो लागू है, ये मान लो हमारी रहेगी 6 माह तक, और हमें पता नहीं है ये 6 माह तक रहेगी, चलो छोड़ो, हमारी राष्ट्रीय इमरजेंसी है वो लगी हुई है, और हमने क्या किया कि भाई लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा के कर दिया 1 वर्ष का, या 1 वर्ष का कर दिया। मान लो राष्ट्रीय आपातकाल है आज हट गया,
आ जाए, ये हट गया। लेकिन ये लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक रहेगा? 6 माह तक रहेगा। लेकिन 6 माह आगे हैं, लेकिन कुछ नहीं, उसको क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। और इसके 6 माह के बाद में हम क्या कर देंगे? लोकसभा के चुनाव है वो कर देंगे फिर से। लेकिन हमारा 6 माह तो रह गया ना, 1 वर्ष का किया था, 6 माह तक कोई ना अधिकतम है 6 माह तक रख सकते हैं, लेकिन इसमें 6 माह और रह गई, 6 महीने और रह गए, वो कट हो गए। वो हमने क्या किए थे? भूल चूक में लगाया था, हमने सोचा इमरजेंसी है वो और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, लेकिन इमरजेंसी तो हमारी बढ़ी नहीं, इसके लिए वो 6 महीने वो आए गए हो गए। 6 महीनों को अब कट मान लो। तो ये हमारा है सदन का कार्यकाल है वो इसमें बताया गया। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देखो। लोकसभा है स्थायी सदन होती है, राज्यसभा स्थायी सदन लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर इनका कार्यकाल हमें बढ़ाना पड़े तो हम राष्ट्रीय आपातकाल के समय ही बढ़ा सकते हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन बढ़ा सकता है? प्रेसिडेंट साहब है, राष्ट्रपति साहब है, वो ही बढ़ा सकते हैं। अधिकतम होगा हमारा 1 वर्ष। आपातकाल के समय अधिकतम 1 वर्ष तक है हम कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। अगर हमको फिर से 1 वर्ष का बढ़ाना, हम एक साथ 2 वर्ष का बढ़ा सकते हैं? नहीं, एक साथ तो 2 वर्ष का नहीं बढ़ा सकते। लेकिन आप हैं जो कि 1 वर्ष के बाद समाप्त हो गया तो फिर से लगा सकते हो, 1 वर्ष का फिर से लगा सकते हो। आपातकाल हटने के 6 माह तक ये लागू रह सकता है। इमरजेंसी की 6 माह के बाद लागू रह सकता है। अगर फिर भी 6 महीने के बाद आपका है जो कि कार्यकाल बचा है तो वो आया गया हो गया, उसकी कोई मान्यता है वो नहीं होगी। अब इन बातों को हम लिखते हैं। लिखने जैसे तो कोई बात नहीं है, खैर आपकी इच्छा है तो लिखते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, ये तो क्या होता है? एक स्थायी सदन होता है। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल होता है, लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष का है, वो हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनका कार्यकाल कब बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय। राष्ट्रीय आपातकाल के समय, आपातकाल के समय इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। देखो भाई, आपको राइटिंग तो वैसे ही समझ में नहीं आएंगी, मैं बोल रही हूँ वो ही सुन लेना आप। तो राइटिंग तो देखो, अब मेरे को नहीं पता कि मैंने क्या लिख दिया, लेकिन खैर मैं आपको 2-3 बार बोल दूंगी, आपको अच्छे से समझ में तो आ जाएगा। एक बार फिर से देख लो। लोकसभा का कार्यकाल स्थायी सदन होता है, राज्यसभा का स्थायी सदन है, और लोकसभा है 5 वर्ष का होता है। अगर हम इनको कार्यकाल बढ़ाना है तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, और वो भी कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। 1 वर्ष का, वो 1 वर्ष का कार्यकाल है वो बढ़ाया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं, अगर हम 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकते, 1 वर्ष से अधिक बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? एक बार में 1 वर्ष ही बढ़ा सकते हैं। तो इस लाइन को लिखते हैं पूरा एकदम, एक बार में 1 वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वैसे देखें तो वैसे कितने वर्ष बढ़ा लो, जब तक आपकी राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तब तक आप कितने वर्ष बढ़ा लो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक बार में 1 वर्ष है। आपातकाल हटने के 6 माह तक कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। बस यही है हमारा सदन का कार्यकाल कि भाई इमरजेंसी के समय क्या कर सकते हैं? इनको बढ़ा सकते हैं। चलो भाई, ये था हमने परिसीमन आयोग देखा। आर्टिकल 83 में हमने क्या देखा? सदन का कार्यकाल है वो देखा।
आगे वाले आर्टिकल 84 में हम देखेंगे सदन की योग्यता है वो क्या है, सदन के सदस्यों की क्या क्या योग्यता है। और आज वाली क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको एकदम अच्छे से वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो बता देना, कमेंट वाले द्वारा आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, जिसका आंसर मैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर सबसे पहले ही दे दूंगी। तो चलो भाई, आज वाली क्लास में इतना ही, और आपका क्वेश्चन है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, वहां से आप आंसर राइटिंग करना। प्री वाले भी, मेंस वाले भी, जिस किसी ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली कल वाली पॉलिटी वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद।